हेलो कशिश के बच्चों, तो पृथ्वी हमारा आवास पाठ 7 हमारा देश भारत पाठ को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है ना। पहला क्या है आपका? हिमालय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अब बात होती है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो भूमि का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा देश भारत जल से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगर हम आपको मैप में दिखाएं तो ये देखिए आप, ये आपका है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो एक ये भाग हुआ, ये भाग हुआ और ये भाग, ये तीनों तरफ क्या है, हमारा देश जल से घिरा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,214 किलोमीटर तक है। ठीक है ना। कितना है? 3,214 किलोमीटर तक है। ओके। अगर हम बात करें कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी पठार, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर हम बात करें स्थिति का, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, अभी मैं एक चित्र दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा पे है। 0 डिग्री अक्षांश आपका भूमध्य रेखा है और मकर रेखा भी आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे स्थित है। ओके। इसी कारण 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम निकट होता है और ये सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये इसकी स्थिति है। ओके। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर आपका जो है 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच में, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 67 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए, पूर्वी और पश्चिमी, तो ये वाला जो भाग है आपका, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। ठीक है ना। तो जो भूमध्य रेखा जो कि ये इसको जो है एक उससे बांटते, अगर हम नॉर्थ और ये लें तो ये दो भागों में विभाजित करता है।
ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पड़ोसी देश, आज फिर बता रही हूँ। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, तिब्बत और आपका बांग्लादेश। ठीक है ना। ये 7 स्थलीय सीमाएं हैं जो कि भारत से जुड़ी हुई हैं। स्थलीय से मतलब स्थलों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, जो रोड से जुड़े हुए होते हैं, स्थलीय सीमाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीति एवं प्रशासनिक विभाजन, इसमें कुछ किया गया है। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, ये है आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे आपका हिंद महासागर। ठीक है ना, जो कि इसमें पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्रों को दर्शाता है। आगे देखते हैं। भौतिक विभाजन में भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो सबसे उत्तर में जो है वो बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय, जो हिमाचल में पाया जाता है। और तीसरा है शिवालिक, जो कि दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है। अब श्रृंखला का क्या अर्थ होता है? जो भाग ऊंचा उठा हुआ हो, जैसे पर्वत, मध्य हिमालय हिमाचल में जो स्थित है, और शिवालिक, ये पर्वतों के नाम हैं। तो जो शिखर होते हैं, जिनमें शिखर होते हैं, आसमान को छूने की क्षमता जो रखते हैं, आसमान को छूने के लिए जो लालायित होते हैं, उन्हें श्रृंखला कहते हैं। ओके, अब आगे आते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित में है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निपेशों से बने हैं। तो अब हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान में स्थित है। ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र, जैसे जहाँ पे बिल्कुल समतल भूमि होती है। और वो समतल भूमि का निर्माण कैसे होता है? जब जलोढ़ निपेशों से बने, अर्थात नदियाँ जब अपने साथ बहुत सारे जब पर्वतों से होकर के मैदानों की तरफ जाने लगती हैं, तो वहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, अर्थात जहाँ समतल भूमि होती है, वहाँ पे वो जो है अपने साथ लाए हुए पदार्थों को छोड़ती जाती हैं, जिस कारण वहाँ पे जो है काफ़ी उपजाऊ ज़मीन होती है और वहाँ खेतीबाड़ी के विभिन्न साधन होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बस्तियाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है ना। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल बोले तो मरुस्थल का अर्थ होता है कि जहाँ पे वनस्पतियाँ, जैसे पेड़ पौधे, जल इत्यादि की मात्रा बहुत ही कम हो। ठीक है ना। प्रायद्वीप पठार किसे कहते हैं? जो आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है, और जो गिरती कहाँ पे है? अरब सागर में गिरती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देती हूँ। कहाँ पे गिरती हैं बच्चों? अरब सागर में गिरती हैं। ये अरब सागर है। अगर दूसरा वाला मैप देखें, ये देखिए, यहाँ पे ये है नर्मदा, ये है तापी। ये दोनों नदी कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना। गोदावरी, दक्कन का पठार या फिर कृष्णा नदी, ये सब नदियाँ जो है अभी आगे बताती हूँ। फिलहाल आप ये देखो, नर्मदा और तापी कहाँ पे गिरती हैं? कौन से सागर में जाके मिलती हैं? अरब सागर में डायरेक्ट गिरती हैं। ओके, आगे देखते हैं।
हाँ, यहाँ पे आए थे ना, हाँ, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। अब ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए इसे नोट कीजिएगा। इस पठार पर पश्चिमी से घाट सह्याद्री पूर्व घाटी स्थित पश्चिमी घाट, जबकि ये एक समान रूप से हैं, जबकि पूर्वी घाट क्या है वो बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है ना, तो पश्चिमी घाट क्या है, ये एक समान है, और जबकि पूर्वी घाट क्या है, बीच बीच में टूटा हुआ है। कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता यहाँ पे पाई जाती है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं, इस बात को भी नोट करेंगे। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है आपके क्या हैं बच्चों, ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं, अपेक्षा से ज़्यादा चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, नर्मदा और तापी जो है सीधे आपका अरब सागर में गिरती हैं, और जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी कहाँ पे गिरती हैं बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है। तो ये है बेटा बंगाल की खाड़ी, ये ठीक है ना। तो यहाँ कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, इसे आप नोट करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपसे बताया अभी, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी हैं ये, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। आपकी जो है नर्मदा और तापी, ये कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये कावेरी बंगाल की, हाँ, ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाना बोलें तो ये नदियाँ अपने मुहाने पे, जहाँ से नदी सागर में जाकर के मिलती हैं, तो वो कई तरह के छोटे छोटे जो है टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, जिसे मुहाना बोला जाता है। ठीक है ना, ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बंगाल की खाड़ी में एवं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर कौन सा डेल्टा स्थित है, तो सुंदरबन डेल्टा स्थित है ये। ओके, आगे देखते हैं। ये सुनामी के दौर पे कुछ बच्चों ने अपने हृदय की वेदना कविता के माध्यम से लिखी हुई है, और जो आपका ये वाला चित्र है, ये सुनामी का एक क्या बोलें उसे, जो जीवन में तहलका मचा दे, है ना, जो जिसके आने से सब कुछ तहस नहस हो जाए, तो आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो ये उसके चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर का, तो देख लेते हैं। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम बताओ। तो भारत को निम्नलिखित भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे हिमालय पर्वत, भारत का उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, दक्कन का पठार, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में। ठीक है ना, तो ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बताओ। तो उनके नाम मैंने आपको बता दिया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है ना, तो ये 7 देश हैं जो कि मैंने अभी मैप में आपको दर्शाई थी। कौन से 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि मैंने अभी लाइनिंग की थी, आपने देखा होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बेटा ये पुराना है तो इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे। अभी हमारे भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य स्थित हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, इसलिए इसका आंकड़ा जो है क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? जैसे कि अभी बताई मैं कि उत्तरी मैदानों की भूमि काफ़ी उपजाऊ और समतल है, जिससे वहाँ खेती करना, मकान और सड़क बनाना आसान है। इससे लोगों का जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। उपर्युक्त सभी कारणों से उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्या करती है प्यारे बच्चों, निवास करती है। ओके, अब बात करते हैं लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, क्यों? तो लक्षद्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल के ढेर पर बने हैं, इसलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। अगर हम सही उत्तर को चिन्हित करें तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं बच्चों? शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ओके, दूसरा है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। किसके घाट से? पश्चिमी घाट से के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला है कि पाक जलसंधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो ये आप देख लीजिए, श्रीलंका और भारत। श्रीलंका और भारत, इसका ख सही होगा, श्रीलंका और भारत। अगला क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो ये हैं लक्षद्वीप और द्वीप समूह। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और द्वीप समूह। ये वाले सही है। ओके, अब है आपका कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है बेटा? अरावली है ये। ओके, तो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम कहते हैं 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। लिख दूं क्या? लिख देती हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अगला है आपका, महान हिमालय को के नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? बहुत बार बता दी हूँ आपको, तो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो राजस्थान है, राजस्थान। और भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कुछ इसमें प्रश्नोत्तर पाठ के उस मध्य बनाया गया है पाठ के हिसाब से। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का 29वां राज्य कौन सा है, कौन सा और कब बना है? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो कि अभी ये परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसे हम जो है 29वां राज्य उस टाइम पे बना था, जो कि 2 जून 2000। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो आप बोल सकते हैं 2 जून 2014 को, ठीक है ना। भारत का 29वां राज्य, लेकिन ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? एक धारा जो किसी भी तरफ से आकर मुख्य नदी में मिलती हैं और अपने जल को उसमें समाहित कर देती हैं, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम किस पर्वत से हुआ है? तो अरावली पर्वत से हुआ है।
पर्वत श्रृंखला से हुआ है, ठीक है ना। जो पर्वत होते हैं उन्हीं को श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जिनका भाग, ऊपर का भाग नुकीला और ऊंचाई में काफ़ी अधिक होता है। महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रवाल द्वीप का निर्माण, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल होता है जिसे पालिप कहते हैं। जब जीवित पालिप मरते हैं तब पालिप बोले तो जीव जंतु, तब उनका कंकाल बच जाता है। धीरे धीरे ये पालिप ठोस कंकालों पर जमा होते जाते हैं जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर होते जाते हैं। इस तरह प्रवाल द्वीपों का क्या हुआ बच्चों, निर्माण हुआ। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। ओके।